अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता कई रोज़ से तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक थी और हुकूमत इसे एक बेमकसद भागदौड़ करार दे रही थी। मुज़रा का कहना था कि हुकूमत को कोई घबराहट नहीं है, लेकिन फिर खुद वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हुए। कल वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए मराद का ऐलान किया, सनतों के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया और फिर अपने अहम इत्तेहादी चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने इस मकसद के लिए आज काबीना का इजलास भी मनसूख कर दिया, लाहौर का खुसूसी दौरा किया, काफिले की क़यादत से मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात आधे घंटे से ज़ायद जारी रही और न्यूज़ के ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान चौधरी बिरादरान ने डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान किया और कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। चौधरी बिरादरान ने इमरान खान से कहा कि आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। आज वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है और तहरीक अदम एतमाद दम तोड़ चुकी है। डेडलॉक हो चुका है, कोई अदम एतमाद नहीं है, इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और मुझे तो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च भी दिखाई दी है। हमें घर भेजने वाले वो खुद घर जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे इंशाअल्लाह ताला। मगर आज ही शाहिद खान अब्बासी ने अब से कुछ देर पहले कहा कि इसी महीने तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हम अदम एतमाद की पूरी कोशिश करेंगे। अदम एतमाद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हो जाएगा और उसके बाद बात आगे चलेगी। और कब तक? मार्च के महीने में, वैसे अगले 10-15 दिन में शायद मुमकिन है। ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात का मामला ताख़ीर का शिकार हो गया है। शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान को इशाइये की दावत गुज़िश्ता हफ्ते दी थी, उस पर काफ लीग की क़यादत अभी तक फैसला नहीं कर सकी है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान और मोनिस इलाही को अपने घर खाने पर मदऊ किया था और चौधरी बिरादरान ने 2 रोज़ में दावत की तस्दीक का वादा किया था, लेकिन चौधरी बिरादरान ने अभी तक शहबाज शरीफ की दावत कबूल नहीं की है। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने सियासी राब्तों का मुहाज़ खुद संभाल लिया है और चौधरी बिरादरान से मुलाकात के बाद दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म का MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान है और वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के हालिया रिलीफ पैकेज पर भी अपोजिशन ने तनकीद करते हुए इसे अपने दबाव का नतीजा करार दे दिया है। 27 फरवरी को कराची से निकलने वाला पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ खैरपुर पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मोरो में खिताब करते हुए कहा कि अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया है और पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम कर दी। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, 10 रुपया कम तो किया पेट्रोल की कीमत में। क्या ये समझता है कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? हम इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा। वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पर शुरू हो गया। मादी में इमरान खान भी तेल की कीमतों में कमी और बिजली की कीमतों का क्रेडिट अपने एहतजाज को देते थे। IMF के कहने पे तो उन्होंने 80% बिजली बढ़ाई है। IMF ने उन्हें कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ और अभी और बढ़नी थी। अगर ये धरना ना होता तो भी और बिजली महंगी हो रही थी। IMF के कहने तो आपको पहले एक तो कामयाबी है, कई कामयाबी है, लेकिन ये भी आपको मुबारक हो। तब्दीली है कि मियां साहब ने पेट्रोल की कीमत नीचे आज ऐलान कर दी, नीचे हो। मुबारक हो आपको। ये असर सरकारी ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी वजह से हुआ। मईशत के साथ इसी तरीके से सियासत होती रही है, आज भी हो रही है। अब कैसे इसी महीने में अदम एतमाद आएगी, ये पूछेंगे एहसन इकबाल साहब से, मगर साथ ही फवाद चौधरी जो चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकात में भी मौजूद थे वज़ीर आज़म की, उनसे भी बात करेंगे क्या क्या वादे किए गए हैं। पहले एहसन इकबाल साहब आपसे बहुत शुक्रिया मैं शो ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, काफ लीग ने तो हुकूमत का साथ देने का वादा कर लिया है। हुकूमत कह रही है कि आपके तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल गई है। MQM ने भी कुछ कमिट नहीं किया है, जहांगीर तरीन से भी वज़ीर आज़म ने राब्ता कर लिया है। ये कैसे आएगी मार्च के महीने में, इसी महीने में तहरीक अदम एतमाद? जी शुक्रिया शाज़ेब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखिए हमारी तहरीक अदम एतमाद की अभी बातें हो रही हैं, उसकी कितनी बरकतें आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली बरकत तो यह है कि हुकूमत को अपने हलीफ याद आ गए हैं, जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद चौधरी बिरादरान के गए, तो इसी तरह इमरान साहब भी अब चौधरी साहबान के पास भागे भागे गए, उनको याद आ गए। MQM के पास भी जाएंगे, GDA के पास भी जाएंगे, बाप पार्टी के पास भी जाएंगे। तो ये भी तो अपने इत्तेहादियों को याद कर रहे हैं। फिर अवाम का उनको याद आ गया कि 10 रुपए बिजली कम करनी है, लेकिन अवाम जानते हैं कि आपने पहले 20 रुपए
पेट्रोल बढ़ाया, फिर 10 रुपए कम कर दिया, 6 रुपए बिजली बढ़ाई और 5 रुपए कम कर दी। तो ये हिसाब किताब में उलझा के लोगों को अगर ये थोड़ा सा मुतमईन करना चाह रहे हैं तो ये भी इसी का दबाव है जो ऑपोजिशन की इस वक्त कोशिश है। वैसे अगर देखें ना, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उसका नुकसान ही होता है ना, मईशत के ऊपर फिर सियासत होती है। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत IMF के प्रोग्राम में है, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, मगर अब हुकूमत अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अगर आप भी इक़्तिदार में आएंगे और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हुई और आप पर यह दबाव होगा तो मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं वो नहीं कर पाएगी हुकूमत, तो आपको भी मसाइल आएंगे। इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, यही परेशान कुन बात है, आपके साथ भी मसाइल होंगे। जी शाहजेब, इस वक्त जो असल बहरान है वो तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडियों में बढ़ने का नहीं है। असल बहरान यह है कि ये हुकूमत 3.5 साल में गवर्नेंस करने में नाकाम रही है। इसने जो मुल्क की इंतजामी सलाहियत है, जो मुल्क की फैसला साजी की सलाहियत है, उसको तबाह कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफाखोर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको फ्री हैंड है। वो जब दिल चाहता है कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुल्क का निज़ाम नहीं जो इसको चेक कर सके। ये जो एक इंतजामी बहरान है ये मुल्क को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इसीलिए हम समझते हैं कि 3.5-4 साल के बाद अब ये हुकूमत पर कोई शख्स ऐसा नहीं जो एतमाद कर सके कि इसमें कोई सलाहियत है। एक्चुअली मतलब है ऐसे बात सब है, इत्तेहादी हैं, वो आप लोग उनके पास गए थे, अब क्या प्रोबेबली क्या आपने कमिट नहीं किया? उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ता हो गया, क्या नवाज शरीफ साहब माने नहीं परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए, इसलिए मामला हुआ? देखिए, पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का एक असूली मौक़िफ़ है। हमने पिछले 3.5 साल मार खाई है, हमने अपने असूलों और नज़रियात के साथ एक कीमत अदा की है। हम किसी किस्म की सौदाबाजी की सियासत में अगर सिर्फ उलझेंगे तो हम नहीं चाहते कि अपनी मता भी गंवा दें। तो मुस्लिम लीग नून को कोई शायद इस वक्त अगर हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं ये समझे कि वो ब्लैकमेल करेगा, तो ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम इंशाल्लाह इसके बगैर भी हमें इतनी तादाद में लोगों से सपोर्ट मिल रही है कि हम जरूर, मुझे उम्मीद है, कामयाब होंगे। इत्तेहादियों ने अपना फैसला खुद करना है। उन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ डूबना है या उन्होंने एग्जिट लेनी है। अगर जो इत्तेहादी इस वक्त मुस्तकबिल को देखकर अपना फैसला तब्दील करेंगे और अपोजिशन के साथ आएंगे, उनकी सियासत हो सकता है बच जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब की डूबती कश्ती में सवार रहेगा वो अपना मुस्तकबिल उनके साथ, अगर टाइटैनिक के साथ डूबना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मगर देखें, आपसे बार बार ये सवाल हो रहा था कि आप दे क्या सकते हैं इत्तेहादियों को। हमने भी इस प्रोग्राम में आपसे बार बार कहा कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस ये है कि आप दे क्या सकते हैं इत्तेहादियों को। अब आप नहीं दे सके तो इत्तेहादी खड़े हैं। आप पहले भी यही कहते थे कि इत्तेहादियों को नजर आ रहा है कि इस हुकूमत के साथ इलेक्शन में हम कैसे जाएंगे। अब काफ लीग खड़ी है तो फिर कैसे कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब कि इसी महीने में नो कॉन्फिडेंस आएगा? आपको इस नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे अगर इत्तेहादी आपके साथ नहीं है? देखिए, इत्तेहादियों के अलावा भी हमें सपोर्ट है और मैं आपको फिर ये बात कहूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट नो कॉन्फिडेंस की तहरीक इंसाफ के अंदर से है। और तहरीक इंसाफ के वो नुमाइंदे कि जो मुस्तकबिल में खुद को, जिनका ताल्लुक सियासी घरानों से है, जो अपनी सियासी मौत इमरान खान साहब के साथ नहीं देखना चाहते, वो सब ख्वाहिशमंद हैं कि वो इस हुकूमत से डिसएसोसिएट करें, वो अपने लिए मुस्तकबिल का कोई रास्ता निकालें। तो इसलिए यकीनन हम इत्तेहादियों को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट का सिर्फ हलीफ जमातों तक महदूद नहीं है। हम हुकूमत के अपने जो MNAs हैं, जो PTI के अंदर इस वक्त लोग उसको छोड़ने के लिए बेकरार हैं, चूंकि उन पर अवामी दबाव है, उसको भी हम फैक्टर इन कर रहे हैं। वैसे मगर फिर सौदेबाजी कर रहे हैं ना आप, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने टिकट्स के प्रॉमिस कर लिए हैं, तो ये सौदेबाजी है। हुकूमत गिराओ, आए हो इनके टिकट पे इलेक्शन लड़के और हमसे टिकट ले लो। शाहजेब, सौदेबाजी तो वो करता है कि जो अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाता है। हमारे पास तो इस वक्त सख्तियां हैं, हमारे पास तो हुकूमत के इंतकामी हथकंडे हैं। अगर कोई हुकूमत को छोड़ के ऑपोजिशन की सख्तियों की तरफ आता है तो उसे आप कैसे सौदेबाजी कह सकते हैं? मगर कितने इस वक्त लोग हैं आपके साथ तहरीक इंसाफ के, जिसकी वजह से आप अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मार्च में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि तकरीबन इस वक्त 20 के लगभग जो इनके MNAs हैं वो तो बहुत एडवांस्ड राब्तों में हैं। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि खुद इनके वुज़रा जो टीवी पर बढ़ चढ़ कर बयानात देते हैं, वो टीवी का टॉक शो खत्म होने के बाद हमें
SMS करते हैं या फोन कॉल करके कहते हैं कि इन बातों पे ना जाइएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बनाएं। हम खान साहब हम पर दबाव डालते हैं कि आकर ऊंची ऊंची बातें करो, लेकिन हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो हुकूमत के अंदर तो इसके अपने वजीर इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। साहब अगर 20 का मतलब है कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 10 बंदे इधर उधर होने हैं, वो सारे के सारे मौजूद भी होंगे, आखिर में भाग ना जाएं तहरीक-ए-एतमाद में जो सीनेट चेयरमैन के साथ हुआ था। जी बस इसीलिए हम समझते हैं कि अगर मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो और किसी किस्म की मुदाखलत ना हो जैसे कि पहले हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर ये हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। आप देख नहीं रहे, इनकी सांसें उखड़ी हुई हैं, इनके औसान खता हैं, भागे फिर रहे हैं। ये किस लिए? और जो वजीर आजम साहब ने ऐलानात किए हैं और जो इनकी अगर आप सियासत को मॉनिटर करें, ये तो खुद देख रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है, अर्ली इलेक्शन तो फिर ऐसे नहीं बचा, फिर सियासत में देखें ना, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। आपने अनाउंस कर दिया, वजीर आजम मुतहर्रिक हो गए, उनके मुतहर्रिक होने की देर थी, उन्होंने कुछ पैकेज भी अनाउंस कर दिया, इत्तेहादियों से भी मिल लिए, बाकी इत्तेहादियों से भी मिलेंगे, अपने नाराज अरकान से भी मिलेंगे, तो आपने वो टाइम ज़ाया कर दिया, उन्होंने टाइम लिया और सारी बातें अपने लिए ठीक कर ली। तो आप कैसे कामयाब होंगे? हम अपनी जद्दोजहद में मुसलसल लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत हमारी कामयाबियां देखकर ही परेशान हो रही है। और ये सब कुछ जो हाथ पैर मारे जा रहे हैं, ये उन हमारी कामयाबियों की वजह से अब उनकी सांस उखड़ रही है, वो परेशान है, वो हाथ पैर मार रहे हैं, किसी तरह वो अपनी हुकूमत को बचा सकें। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी किस्म की मुदाखलत ना हुई तो अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब आप वजीर आजम की खिताब देख लीजिए ना, जो इन्होंने तकरीर है, क्या ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की तकरीर थी? क्या ये इससे अगर एक हाई स्कूल के बच्चे को आप वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा दें, जो आज मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं, वो इससे अच्छी तकरीर, ज्यादा दानिशमंदी वाली तकरीर। आप बार बार कह रहे हैं अगर मुदाखलत ना हुई, आप कह चुके हैं कि पेशावर से फोन कॉल्स आ रही हैं, उसी मुदाखलत की बात कर रहे हैं, और क्या उसका सिलसिला जारी है? मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि इस वक्त अब जो हालात हो गए हैं, पाकिस्तान के अवाम में जिस कदर बेचैनी है और जितनी लोगों के अंदर इस हुकूमत को घर भेजने की एक उमंग है, कोई भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस हुकूमत का मलबा अपने ऊपर ले। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत अपने घर को रुखसत होगी, क्योंकि इसकी नाअहली की कीमत अब पाकिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी मार्च में अगर आप लेके आएंगे तो क्या अपने लॉन्ग मार्च से पहले लाने का इरादा रखते हैं तहरीक-ए-एतमाद? देखिए, इस पर हमारी लीडरशिप कंसल्टेशन में है। तमाम अपोजिशन जमातें जो ही वो समझेंगी कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास एक सेफ्टी मार्जिन है, तो हम इसको ले आएंगे, चाहे वो लॉन्ग मार्च से पहले हो या वो लॉन्ग मार्च के बाद हो। तो इस वक्त नंबर नहीं है ना आपका पूरा? हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है ना, कि आपको जब आप एक मूव करते हैं तो जरा इत्मीनान अपना बढ़ा के यकीन हासिल करना चाहते हैं। जो ही हम समझेंगे कि हम एक कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर हैं और अब हम इस चीज को फाइल कर सकते हैं, तो हम इसे जरूर असेंबली के अंदर दाखिल कर देंगे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुलाकात में भी मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, आज अहम मुलाकात थी, आप भी उसमें मौजूद थे। खबरें यही आ रही हैं कि चौधरी बिरादरान ने यकीन दहानी कराई है वज़ीर आज़म को कि हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे, तहरीक-ए-एतमाद में साथ नहीं देंगे। क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। बुनियादी तौर के ऊपर मुलाकात तो चौधरी शुजात साहब की सेहत के हवाले से थी, और चूँकि आज सुबह प्लान नहीं बनना था, लेकिन बाद में एक चैनल के ऊपर खबर थी कि चौधरी साहब की तबीयत सही नहीं है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि फौरी तौर के ऊपर वो वहाँ पे भी जाएँ। तो वहाँ पे चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, चौधरी सालिक साहब से, हुसैन साहब से, और बाकी जो तमाम थे वहाँ पे फैमिली वो भी मौजूद थी, और उसमें बड़ी अच्छी मुलाकात जो है वो हुई है। और ज़ाहिर है जब पॉलिटिशियन मिलेंगे तो सियासत भी डिस्कस होगी, और सियासत पर भी गुफ्तगू हुई, और वो काफ़ी अच्छी रही। और चौधरी शुजात साहब ने खसूसन परवेज़ इलाही साहब ने भी और चौधरी शुजात साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। और 2023 के इलेक्शन तक रहेंगे? कोई पॉलिटिकल डायनामिक्स बदले तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म को क़यादत नहीं करने जाना पड़ेगा? देखिए जी, बात यह है कि ये पॉलिटिक्स में चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो एक बहते दरिया की तरह है, नए वाक़यात होते हैं लेकिन और नई हकीकतें होती हैं। सो इतनी लंबी प्रेडिक्शन जो है वो तो करने का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आज के दिन
जो है ये PMLQ जो है वो हमारे साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा जो साथ है वो चलता रहेगा। और कोई गिव एंड टेक हुआ, क्योंकि ज़ाहिर खबरें आ रही थी कि ऑपोजिशन से तो मुतालबा किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाए, आप लोगों ने कुछ अश्योरेंसेस कराई हैं, कोई और वजारत या कोई बेहतर वजारत या फिर वजारत आला? देखिए हमसे तो कुछ इस किस्म का मुतालबा किया भी नहीं गया और हम ये समझते हैं कि जो भी हमारी अरेंजमेंट है वो बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी मुनासिब चल रही है और इसी अरेंजमेंट के अंदर रहते हुए ही हम जो चीज़ें हैं और उसके ऊपर ज़्यादातर जो PMLQ ने जैसे महंगाई के ऊपर बात की तो फिर उन्होंने जो कल वज़ीर आज़म का खिताब था उसको एक खुशाइन करार दिया, फिर उसके बाद रूस और चीन का जो दौरा है वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर उनको इत्तेमाद में लिया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हमारा बड़ा करीबी वर्किंग रिलेशनशिप है, चीफ मिनिस्टर साहब भी साथ थे और यही हम कंटिन्यू करेंगे। और क्या वज़ीर आज़म ने फैसला किया बाकी इत्तेहादियों से भी मिलने का, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, GDA? जी बिल्कुल, उनसे भी मुलाकात होगी, BAP से भी होगी, MKM से भी होगी, पहले भी होती रहती हैं और अब फिर हो। मतलब मगर ज़ाहिर वहाँ पे कोई है नहीं जिसकी क़यादत करनी होगी, तो इसीलिए मिलेंगे तरीक़े से बात के लिए? नहीं, हमारे 100 पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनके लिए भी मिलना होता है, क़यादत भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर क़यादत को आप सियासत ही समझें और हर सियासत को क़यादत ही समझें और इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो हैं वो सेहतमंद हैं और उसी के मुताबिक उनसे मुलाकात हो। मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, क्या उनकी तरफ से एतमाद है आपको कि वो आपके साथ रहेंगे? वो कौन सा ग्रुप है और उसमें मतलब किन की तरफ से स्टेटमेंट आने की जरूरत है? मतलब जहांगीर तरीन साहब से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कैटेगोरिकल नहीं कहा कि वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, उनके जो रहनुमा हैं जब उनसे बात हो तो वो भी कहते हैं कि हम वक्त आने पर फैसला करेंगे। उनका कोई रहनुमा ऐसा नहीं है, हमने अब 3 मीटिंग्स की हैं हर डिवीजन में, वो तमाम लोग जो जहांगीर अगर आपकी मुराद ये है कि जो लोग उनके खाने पे गए थे तो वो ग्रुप है, तो उनका मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डिविजनल मीटिंग्स हुई हैं उनमें वो तमाम लोग शामिल थे। आज भी वहाँ पर जो मीटिंग हुई है फॉर एग्जांपल रहीम यार खान की, तो उसमें समी गिलानी साहब शरीक थे। फैसलाबाद की जो मीटिंग हुई है उसमें सारे हमारे लोग शामिल थे, राजा रियाज साहब शामिल थे, बाकी लोग शामिल थे और वो तमाम वज़ीर आज़म के साथ हैं। तरीन साहब के ग्रुप को हम अपने से अलग समझते ही नहीं है, ना ही हम उसको एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं। मतलब क्योंकि अभी ओपोजिशन का दावा है कि 20 एक आपके नाराज़ अरकान हैं जो उनके साथ हैं और वो बगैर इत्तेहादियों की भी नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, आपके ख्याल में इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है? वज़ीर आज़म अपने अरकान से मिलेंगे ताकि इस बात को मेक श्योर किया जाए कि कोई ऐसे अरकान ना हो जो नाराज़ हों और ओपोजिशन से मिल जाए? देखिए हम तो तमाम लोगों से मिले और अपोजिशन के अगर आपकी चूँकि रिसर्च टीम बहुत ज़बरदस्त है तो बेहतर ये है कि आप 3 साल से जो उनके बयानात हैं वो भी साथ उनके चलाएं कि पहले साल भी कह रहे थे कि इतने लोग आ जाएंगे, हुकूमत चली जाएगी, दूसरे साल भी मरियम तो खुशखबरियाँ दे दे के थक गई हैं। सो ये सारी बुनियादी तौर के ऊपर तो एक बहुत ही मैं सही समझता हूँ कि झूठे लोग हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता कुछ झूठ बोलने से। सो ये दे विल कंटिन्यू विद द सेम लाइज और हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब और ये जो बाकी केसेस वाले हैं वो जेल ज़रूर जाएंगे। मतलब और उस्मान बुज़दार को भी साथ लेके गए, क्या उनकी कोई शिकायत थी चौधरी बिरादरान की जो दूर हो गई हैं पंजाब हुकूमत से उस्मान बुज़दार साहब से? एज अ प्रोटोकॉल लाहौर में अगर प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटी होगी तो चीफ मिनिस्टर उनके साथ होंगे और वो मौजूद थे और कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई गिला शिकवा किसी से भी नहीं किया और उनका वैसे भी वो रोज़ खुद ही मिलते हैं और बातचीत करते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर हमारी जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन जारी है, इसके साथ बाकी जो लॉज हैं उनके ऊपर हमारी इंटरेक्शन होती रहती है और वो जारी है, कोई ऐसा गिला शिकवा वाली बात नहीं। और फौजी साहब ज़ाहिर आखिरी 1.5-2 साल अगर हुकूमत का है तो उसमें पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए भी स्टेबिलिटी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे पहले भी सवाल से बात हुई है कि अगर अपोजिशन सड़कों पर हो या फिर पार्लियामेंट में कोई अनसर्टेनिटी हो या फिर इत्तेहादी इस तरीके से तनकीद कर रहे हों तो बड़ा मसला रहता है। तो ये स्टेबिलिटी होगी आपके पास, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या ये मुसलसल अब चलता रहेगा अगले इलेक्शन तक? नहीं, ये तो मुकम्मल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बड़ी लाउड डेमोक्रेसी है और इतना बड़ा मीडिया है, 150 चैनल्स हैं और हर चैनल को अपना कोई ना कोई चूरन बेचना होता है, लिहाजा वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। उससे अब तो मेरे ख्याल लोग इम्यून हो गए हैं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और ये स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी और इलेक्शनों तक रहेगी। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, वज़ीर आज़म मज़ीद इत्तेहादियों से भी मुलाकात करेंगे। आज की एक और अहम खबर है वज़ीर आज़म का एक बड़ा ऐलान, उसके बाद करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपनी हुकूमत की तीसरी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है और अपनी ही पिछली एमनेस्टी स्कीम को गलती करार दे दिया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक उनकी माजी की एमनेस्टी स्कीम भी इंडस्ट्री लगाने के लिए होनी चाहिए थी। आज ऐलान की गई नई एमनेस्टी स्कीम के मुताबिक नई इंडस्ट्री लगाने या मौजूदा इंडस्ट्री में तोसी के लिए की जाने वाली कम से कम 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर सिर्फ 5% की अदायगी के बाद कोई पूछगछ नहीं होगी। यानी आपका पैसा साफ तस्वुर किया जाएगा और हुकूमत कोई सवाल नहीं करेगी। इस स्कीम से फायदा उठाने वालों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2022 तक की है, यानी 10 माह तक ये एमनेस्टी स्कीम बरकरार रहेगी और इसके तहत पैसा सफेद करने वालों को 30 जून 2024 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगी। आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस एमनेस्टी स्कीम के लिए हुकूमत ने IMF को एतमाद में नहीं लिया है और उससे IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। वज़ारत खजाना ने कल यानी पीर को इस एमनेस्टी स्कीम के लिए समरी काबीना को भेजी और आज वज़ीर-ए-आज़म ने इसका ऐलान कर दिया। खबर के मुताबिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस एमनेस्टी स्कीम को जल्दी में जारी किया गया है और कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस की मंजूरी भी नहीं ली गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले मई 2019 में और फिर अप्रैल 2020 में एमनेस्टी स्कीम दे चुकी है, मगर आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती आज दी जाने वाली एमनेस्टी पहले ना देना थी। साथ ही अपनी माजी की 2 एमनेस्टी स्कीम्स पर गलती भी तस्लीम कर ली। हालांकि माजी में जिसने भी उनकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद की कि उससे मतलूबा मुआशी अहदाफ हासिल नहीं होंगे, तो तनकीद करने वालों पर तनकीद की जाती थी। हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके, तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूँ कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। बदकिस्मती से हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो हमें उसको फॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्री में डायरेक्ट करना चाहिए था। और जब वज़ीर-ए-आज़म ने 2019 में पहली एमनेस्टी स्कीम दी तो भी कहा था कि आखिरी एमनेस्टी स्कीम है, जो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, मगर फिर 2020 में एक और एमनेस्टी स्कीम दे दी और आज एक और एमनेस्टी स्कीम दे दी। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है, ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। ये आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो कि 30 जून के बाद आपको नहीं मिलेगा। इदारों के पास आजकल सारे इंफॉर्मेशन आ चुकी है और हर रोज़ आ रही है नई इंफॉर्मेशन, जानी बाहर पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स, बाहर असासे पाकिस्तान में, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। टैक्स की चोरी ख़त्म करने के लिए मुझे अब आपकी ज़रूरत है। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूँ, वो है कि अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक है। FBR के पास सारा वो डेटा अवेलेबल है और अगर आप FBR की मालूमात वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप अपना डेटा आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं और इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें। और आज तीसरी एमनेस्टी स्कीम आ गई है, मगर जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो एमनेस्टी स्कीम्स को चोरों और मुजरिमों को बचाने की स्कीम कहते रहे, उसे ईमानदार पर टैक्स देने वालों के मुंह पर तमाचा कहते रहे, बल्कि जिन अफराद ने नून लीग की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया उन्हें धमकी देते रहे कि हुकूमत में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम उस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में सामने आ गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें ओहदे दे दिए गए। माजी में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि एमनेस्टी बरसरे इक़्तिदार अशराफिया लेकर आती है ताकि काला धन सफ़ेद किया जा सके। जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। मनी वाइटनिंग स्कीम यानी कि ब्लैक का पैसा वाइट करने का उनको एक और मौका दे दिया। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। फिर हुकूमत आ गई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आ रही।
हमने चैनल्स वगैरह पे देखा, एक बात चल रही थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। देयर इज नो एमनेस्टी स्कीम अंडर कंसिडरेशन राइट। मगर फिर एमनेस्टी स्कीम आ गई और फिर 2020 में एक और एमनेस्टी स्कीम आ गई। मगर फिर शौकत तरीन ने कहा कि बतौर वजीर ख़जाना उनके वक्त में ना कभी एमनेस्टी स्कीम आई है और ना आएगी। मेरे वक्त में तो कोई एमनेस्टी नहीं हुई और ना ही होगी, तो मैं तो इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। आप सर आइडिया ऑफ एमनेस्टी से डिसएग्री करते हैं? मैं आइडिया ऑफ एमनेस्टी से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये तो फिर जाती उन लोगों के लिए है ना जो टैक्स देते हैं, और जो टैक्स देते हैं उनके साथ फिर जाती है। तो लोग टैक्स देते रहे और फिर आप फिर चंद सालों के बाद एमनेस्टी कर देते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं जो माजी में मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। हालांकि हुकूमत में आने के बाद कहा था कि 26 ममालिक में से 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिल गया है, उसे वापस लाएंगे। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने भी दावा किया कि सिर्फ दुबई और बरतानिया में 10,000 जायदादों का सुराग मिल गया है। 10 ममालिक से 5 अरब डॉलर का सुराग मिल गया है। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। सबसे बड़ी कामयाबी हमें अभी तक हासिल हुई है तानिया और दुबई। वहाँ की तो 10,000 प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के ऊपर यूनिट ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें से तकरीबन 895 जो प्रॉपर्टीज़ को सिफ्ट कर लिया गया है। 300 प्रॉपर्टीज़ इस पूरी लिस्ट में से तो ऐसी हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये सिर्फ दुबई की 3 लैंड होल्डिंग्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी की तफसील है। अभी हमें जो हमारे जिन बाकी ममालिक के साथ बातचीत चल रही है और वहाँ से उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है और उनके लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, तमाम के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला हो रहा है और हमें वो बहुत सारी तफसीलात फराहम कर रहे हैं। और फिर पैसे वापस नहीं आए, शहजाद अकबर ओहदे से हटा दिए गए और वज़ीर-ए-आज़म ने आज तीसरी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया और अपनी माजी की एमनेस्टी स्कीम को गलती करार दे दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के लिए एक और मसला खड़ा होता नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में मजीद अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के वो 8 वॉल्यूम्स जो रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के वक्त खुफिया रखे गए थे, अब वो दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले कर दिए गए हैं और आज अकबर एस बाबर ने उन 8 वॉल्यूम्स में मौजूद तफसीलात के अहम नुकात जारी किए और बताया कि स्टेट बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई को 12 ममालिक से ममनुआ फंडिंग हुई, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 14 बैंक अकाउंट छुपाए। पीटीआई को डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब और नॉर्वे से ममनुआ फंडिंग हुई, जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से छुपाई। अकबर एस बाबर के मुताबिक पीटीआई को मिलने वाली गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग में 73,22,000 अमरीकी डॉलर्स के अलावा 94,000 पाउंड और 27,000 यूरोस की ममनुआ फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर ने दावा किया कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई को 85 करोड़ 20 लाख रुपए की ममनुआ फंडिंग हुई और इस फंडिंग के जराए नहीं बताए गए। अकबर एस बाबर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से 50 अकाउंट्स की तफसीलात मांगी, लेकिन सिर्फ 9 अकाउंट्स की तफसीलात दी गई। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 41 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम नहीं की। इसके अलावा आज फखर दुरानी ने भी अपनी खबर में बताया कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पार्टी के 2 अकाउंट से तकरीबन 4.5 लाख डॉलर्स वसूल किए, मगर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को उनकी तफसीलात और ज़राए से आगाह नहीं किया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ द न्यूज़ में फखर दुरानी की खबर में मजीद अहम तफसीलात सामने आई थी, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक की इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुताबिक पीटीआई ने 2008 में 5 बैंक अकाउंट खुफिया रखे, 2009 में 7, 2010 में 13, 2011 में 14 और 2012 और 13 में 14 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। खबर के मुताबिक इन नामालूम बैंक अकाउंट्स में 1,31,21,000 रुपए मुंतकिल हुए थे। ना सिर्फ ये, फखर दुरानी की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी नासिर अजीज अहमद और उनकी भारतीय निजात अमरीकी अहलिया रुमेता शेट्टी ने 2013 में पीटीआई को कुल 29,800 डॉलर्स के एहतियात दिए, जो पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। सिर्फ यही नहीं, फखर दुरानी अपनी 27 जनवरी को शाया होने वाली खबर में यह भी बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने 4,60,000 डॉलर्स के एहतियात देने वाले अफराद की जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई,
उसमें अक्सरियत ने सवाल उठा दिया कि उनके एहतियात पार्टी के लिए नहीं बल्कि शौकत खानम के लिए थे। यानी पीटीआई ने शौकत खानम के डोनर्स के नाम पर इलेक्शन कमीशन को पार्टी के डोनर्स के तौर पर पेश कर दिया, जिसकी शौकत खानम ने अगले ही दिन तरदीद भी कर दी। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे अकाउंट्स और गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात पर बात करते हैं। हमारे साथ साफ़ी फ़खर दुरानी साहब खुद मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने तफसीलात बताई कि कैसे जो शौकत खानम के डोनर थे उनको तहरीक इंसाफ के डोनर्स के तौर पर दिखा दिया गया। आपने कहा आपके पास सबूत भी मौजूद है और उन अफराद ने कहा भी है कि उन्होंने शौकत खानम के लिए फंडिंग की थी, ना कि तहरीक इंसाफ के लिए। मगर अगले दिन शौकत खानम की तरफ से इसका बाकायदा रिबर्टल आया कि जो शौकत खानम के फंड्स हैं वो शौकत खानम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। कल वज़ीर आज़म ने आपकी खबर का हवाला भी दिया, तनकीद भी की, लीगल कार्रवाई की भी बात की। आप कायम है अपनी खबर पर, सबूत हैं आपके पास? जी शाहजेब साहब, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये एक सरप्राइजिंग बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एक पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के हेड बतौर हेड एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ही वो एक कौम से खिताब करते हुए इसका जिक्र करते हैं। जैसा कि मैंने आज स्टोरी की है और मैंने ये दोबारा से अफर्म किया है कि मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो ख़बर है ये पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब जनवरी में ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी की तो उस रिपोर्ट में पीटीआई ने एक लिस्ट जमा कराई थी 1400 से ज़ायद अपने डोनर्स की, जिसमें पीटीआई ने ये क्लेम किया था कि ये हमारे डोनर्स हैं जिन्होंने पार्टी को डोनेशंस दिए थे। इससे पहले मैं 2017 में एक ख़बर की थी जिसमें एक शौकत खानम के जो डोनर थे उन्होंने कंप्लेंट की थी जब उनको एक ईमेल मिली पीटीआई यूएसए की तरफ से कि मुबारक हो, आपने $120 मिलियन पार्टी के फ़ंड में जमा कराया है और अब आप पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूएसए में मेंबर हैं। अब उस शख्स ने जब पीटीआई को रिटन कंप्लेंट ईमेल के ज़रिए की, पीटीआई के जो यूएसए चैप्टर है उसमें, कि मैं तो कभी अमेरिका गया ही नहीं हूँ और ना ही कभी मैंने $120 के पार्टी में फ़ंड जमा कराया है, तो ये कैसे मेरी आपने मेंबरशिप कर दी और कैसे आप ईमेल में ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि हमने आपके बिहाफ पे पैसे भी हासिल कर लिए हैं। तो उस पर जब पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली उनकी पीटीआई फाइनेंस टीम की तरफ से ये अपनी इस मिस्टेक को तस्लीम किया गया और ना सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उन्होंने उस डोनर से माफ़ी भी मांगी और रिटर्न ईमेल के ज़रिए। ये हमने 2017 में ये ख़बर की थी और जो हालिया ख़बर थी जिसका आप अभी रेफरेंस दे रहे हैं, ये ख़बर बेसिकली मैंने उसी से ही एक ओरिजिनेट की थी कि ये पार्टी ने जो 1400 लोगों की अभी लिस्ट जमा कराई है इलेक्शन कमीशन को, जो कि रिपोर्ट में भी है, रिपोर्ट का हिस्सा है, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये सारे पीटीआई के ही डोनर्स हैं या ये भी उसी तरह के जो 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था उसी तरह का कोई नाम तो नहीं गलती से है या डेलिबरेटली है इसमें शामिल हो गया। तो उसी बुनियाद पे मैंने ये जब तहकीकात की और कुछ लोगों से जो इस लिस्ट में मौजूद थे उनसे रब्ता किया। एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं शाहजेब साहब कि ये जो डोनर्स को रब्ता करने का एक सिलसिला था, मैंने इन डोनर्स में से मोस्टली जो मेजॉरिटी थी इन डोनर्स की उसमें से $50 से लेके $300 तक के डोनेशंस की इस लिस्ट में मौजूद है तफसीलात। लेकिन मैंने उन जो छोटे डोनेशंस वाले थे उनको रब्ता नहीं किया बल्कि उस जो $500 या $1000 वाले थे उनसे रब्ता किया और इन तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद हैं। और जब भी पीटीआई या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूँगा। एक चीज़ मैं और इसमें वाजे कर देना चाहता था कि ये पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मामला है। मेरे लिए फिर मैं कहूँगा कि ये एक सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फ़ॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। हमने आज भी अपनी ख़बर में ये दोबारा से ये कहा है कि ये ख़बर बेसिकली पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से थी और उस लिस्ट पे बेस कर रही है जो कि पार्टी ने जमा कराई है इलेक्शन कमीशन को, ना कि शौकत खानम हस्पताल की तरफ से ये जमा की गई है। इसी हवाले से जब हमने ये ख़बर जब मैं प्रोसेस कर रहा था तो मैंने ना सिर्फ पीटीआई के जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब उनसे रब्ता किया, उसके अलावा पीटीआई के जो फाइनेंस के हेड हैं डिपार्टमेंट के उनसे भी रब्ता किया और उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब उनसे भी रब्ता किया। ये क्योंकि स्टोरी एक पार्टी की डोनेशंस के हवाले से थी इसलिए मैंने इसको पार्टी के हवाले से ही इसको रखा था। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि इन्होंने ख़बर की है और शौकत खानम से रब्ता करने तक की वो नहीं जहमत की, तो क्योंकि ये पार्टी की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से था तो उसमें मैंने 3 लोगों से, पार्टी के 2 ओहदेदारान से और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे उनका मौक़िफ़ लिया था।
और अगले दिन जब ये खबर पब्लिश हो गई तो उसमें फिर शौकत खानम ने जो अपना एक क्लैरिफिकेशन दी या डिटेल मौक़िफ़ दिया वो भी जंग ग्रुप में एज इट इज़ छपा गया। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, बार काउंसिल, इंसानी हुकूक के इदारे, खुद हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत की कानूनी टीम के सरबराह अटॉर्नी जनरल इस तरमीम को ड्रेकोनियन कानून करार दे रहे हैं और हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत इस कानून का सहारा लेकर मुखालिफिन को जेल में बंद करना चाहती है, तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके सबक सिखाना चाहती है और एक आम शहरी को भी इस खौफ में रखना चाहती है कि उसने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ट्विटर पर उसके खिलाफ लिखा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एक व्हाट्सएप मैसेज पर भी एक आम आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल इस मुतनाज़ तरमीम का दिफा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कौम से खिताब में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का दिफा किया, मगर आज वज़ीर आज़म के खिताब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। हमारे नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA के पास इख्तियार नहीं है कि दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान मसले को देखे। FIA सिर्फ वो केसेस देख सकता है जिसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक हो। इस्लाम भी इज़हार राय की आज़ादी देता है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म ने कल जो तकरीर की लगता है उन्हें किसी ने सही तौर पर नहीं बताया, हत्ता कि इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि किसी ने वज़ीर आज़म की दुरुस्त मामलत नहीं की। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़दीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने इस दरख्वास्त को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया और हिदायत की कि FIA यकीनी बनाए कि SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई कार्रवाई ना हो। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द ने हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत की और तरामीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़ती बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है, उसकी आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इससे पहले एक और हुकूमती इत्तेहादी MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने भी ख़त लिखकर वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ उठने वाली मुत्तफ़िका एहतजाजी आवाज़ों पर तवज्जो दें और जितनी जल्दी हो सके सहाफ़ती बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरती अमल का आगाज़ करें। ये सिर्फ मुशावरत और डायलॉग से ही मुमकिन है कि हुकूमत और मीडिया जाली खबरों के सदेबाब का तरीक़ाकार वज़ा कर सकें। लिहाजा फौरी तौर पर इस अमल का आगाज़ करके इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए या नज़रसानी की जाए। उनसे पहले MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा था कि ऐसे किसी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं कर सकते जिससे जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशरती आज़ादियों पर कदगन लगती हो। इसके अलावा 22 फरवरी को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल ने मीडिया को बताया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में एक ड्रेकोनियन कानून होगा, इसलिए मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं हो सकता। हुकूमत का आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने का कोई इरादा नहीं है। फिर उसके बाद 25 फरवरी को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस से मिसयूज़ और अब्यूज़ के इम्कानात हैं। मैंने वज़ीर आज़म को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादी, हुकूमती कानूनी टीम, कानूनी माहिरीन सभी पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म मुसलसल इसका दिफा कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 3 साल पहले यानी 14 मार्च 2019 को नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर समेत कई मुल्जिमान पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 2008 में बतौर मेंबर CDA उन्होंने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कवायद व ज़वाबित के बरक्स गैर कानूनी तौर पर F11 इस्लामाबाद में एक प्लॉट को बहाल किया था, जिससे कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचा था। नैब ने उसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर 14 मार्च 2019 को उनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी और फिर अगले ही दिन यानी 15 मार्च 2019 को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर ने खुदकुशी से पहले चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में कहा था कि वो खुदकुशी करने जा रहे हैं ताकि हाथों में हथकड़ी पहनकर और मीडिया के सामने परेड करते हुए बेइज्जती से बच सकें। असद मुनीर के अहले खाना ने इस खत की तस्दीक की थी और उन्होंने भी नैब को ही असद मुनीर की खुदकुशी का जिम्मेदार करार दिया था। और आज उनकी खुदकुशी के 3 साल बाद भी नैब उन पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका है और उल्टा रेफरेंस ही खारिज हो गया है। आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने असद मुनीर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नैब के 2 रेफरेंसेस को नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में नैब को वापस भेज दिया है और कहा है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दोनों मुकदमात पर एहतसाब अदालत का दायरा अख्तियार ख़त्म हो गया है और यूँ मुल्जिमान को रिलीफ मिल गया है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि इल्ज़ाम लगाकर साबित ना करने पर क्या कभी नैब का भी एहतसाब किया जाएगा। आज की पेशरफ्त पर असद मुनीर की बेटी ने ट्वीट किया कि मार्च 2019 में उनके वालिद ज़िंदगी से महरूम हो गए और नैब पर एक झूठे केस के जरिए टॉर्चर करने और बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाया।
और आज 1 मार्च 2022 को यह साबित हो गया कि मेरे वालिद ने कोई गैर कानूनी माली फ़ायदा हासिल नहीं किया था। असद मुनीर की बेटी के मुताबिक उनके वालिद ने अपनी मौत से पहले चीफ जस्टिस से कहा था कि किसी के साथ वो सलूक ना होने दिया जाए जिसका उन्होंने सामना किया। नैब असद मुनीर के खिलाफ जिस मामले की तहकीकात कर रहा था उसका ताल्लुक सन 2008 से था, जब असद मुनीर CDA में मेंबर स्टेट थे। उन्होंने मेंबर स्टेट की हैसियत से CDA की बहाली पॉलिसी 2007 के मुताबिक एक दरख्वास्त गुजार के प्लॉट की बहाली की सिफारिश की थी और चेयरमैन CDA ने बहाली का हुक्म दिया था। बाद में नैब ने इस मामले का नोटिस लिया और 2008 में उन्हें बतौर गवाह बुलाया। फिर 9 साल बाद 2017 में वजारत दाखिला ने असद मुनीर का नाम ECL में डाल दिया। फिर 14 मार्च 2019 को नैब ने उनके खिलाफ इसी इल्ज़ाम पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी और अपने एलामिये में असद मुनीर को दीगर अफराद के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िम ठहरा दिया। और फिर अगले ही दिन असद मुनीर ने नैब के रवैये और इल्ज़ामात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम खत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और साथ ही नैब के रवैये और अपनी खुदकुशी का ताल्लुक भी बताया। असद मुनीर ने लिखा कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब 2008 में एक प्लॉट की बहाली से मुतालिक नैब ने मेरे खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है। इस प्लॉट को मैंने नहीं, चेयरमैन CDA ने बहाल कराया था। मैंने तो सिर्फ इस प्लॉट की बहाली के लिए सिफारिश की क्योंकि मैं मुतमईन था कि इसकी बहाली CDA की पॉलिसी के मुताबिक है। मैं 2006 से 2010 तक मेंबर स्टेट रहा। 6 साल तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, लेकिन अप्रैल 2017 से नैब ने मेरी ज़िंदगी बदहाल कर दी है। 2017 में एक FIR के तहत वजारत दाखिला ने 3 महीने के लिए मेरा नाम ECL पर डाल दिया, हालांकि मैं उस FIR में नामजद तक नहीं था। मैंने इस हवाले से नज़रसानी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को अपील भी की, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरा नाम 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक ECL पर है। असद मुनीर के खत के मुताबिक नैब ने गुज़िश्ता 1 साल से मेरे खिलाफ 3 इन्वेस्टिगेशन और 2 इंक्वायरी शुरू की हैं। 3 तहकीकात बोर्ड मेंबर की हैसियत से और 2 इंक्वायरी मेंबर स्टेट की हैसियत से। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन केसेस से मुतालिक मेरा बयान पढ़ लें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मैं करप्शन में मुलव्विस हूँ तो केस ख़त्म हो गया, और अगर नैब गलत है तो मेरे नाम को इन केसेस से क्लियर किया जाए। मैंने अपने तमाम असासों की तफसीलात 14 जून 2018 को नैब के हवाले कर दी हैं। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ ताकि हाथों में हथकड़ी पहनकर और मीडिया के सामने परेड करते हुए बेइज्जती से बच सकूँ। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ नैब हुक्काम के रवैये का नोटिस लें ताकि कोई और सरकारी अफसर उन जराइम की सज़ा ना पाए जो उन्होंने सरजद ही नहीं किए। एक अफसर के अलावा मेरे केस में तमाम दीगर तहकीकाती अफसरान नाअहल, गैर तरबियत याफ्ता और बदतमीज़ थे। उन्हें उन महकमों के मामलात का इल्म ही नहीं था जिनकी वो तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने मुझे सुने बगैर पहले से ही राय कायम कर ली थी कि मैं करप्शन में मुलव्विस हूँ। मेरे खिलाफ तमाम केसेस ऑडिट पे राज पर मबनी है। मैं नैब रावलपिंडी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग का डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहा हूँ और मैंने हमेशा तमाम मुल्जिमान के साथ अच्छा बर्ताव रखा। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी जान दे रहा हूँ कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस आप उस सिस्टम में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे जहाँ नाअहल लोग एहतसाब के नाम पर शहरियों की इज्जत और उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। नेक तमन्नाओं के साथ, असद मुनीर। नैब के इल्ज़ामात, असद मुनीर की खुदकुशी और इस खत के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और नैब की तरफ से अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की गई थी। और आज एहतसाब अदालत ने खुदकुशी के 3 साल बाद असद मुनीर को रिलीफ दे दिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।